सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तथा कथित बॉलीवुड ड्रग नेक्सस को लेकर अब कई बड़े नामी गिरामी चेहरे सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने मुंबई में कई बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों को इस मामले में जांच के लिए नोटिस भेजा है, जिसमें खबर यह है कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। इतना ही नहीं, उड़ता पंजाब फिल्म के डायरेक्टर मंटेना भी एनसीपी के दफ्तर में सवाल जवाब के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। क्या है बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ पंजाब के एक्स डीजीपी शशिकांत जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कहें, उड़ता पंजाब या उड़ता बॉलीवुड, जिस तरह से एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आपका पहला रिएक्शन क्या है? कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, हम सब लोग जो हैं अपने हैं कि नहीं है, पर हम अब लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं और न्यूज़ वगैरह लगातार आती रहती हैं। अगर आप पुराने अखबार आप देखें, गूगल करें, तो आपको मिलेगा कि कई सालों से ये न्यूज़ जो है बॉलीवुड में कुछ लोगों का ड्रग में इन्वॉल्वमेंट, ड्रग ले रहे हैं और वो सब चीज़ें जो हैं काफ़ी समय से आ रही हैं। ये तो मैं कहूँगा एक इत्तेफाक बना है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद की जो इन्वेस्टिगेशन आया, उसमें धीरे धीरे जो भी एजेंसीज़ हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है और एनसीबी वगैरह हैं, वो आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। और ये बदकिस्मती की बात है कि चाहे कोई भी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, सबको पता है कि ड्रग्स जो हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई उड़ता पंजाब कह दीजिए, उड़ता बॉलीवुड कह दीजिए। एक समय मैंने कोई आर्टिकल लिखा था डेक्कन क्रॉनिकल के लिए, उसमें किसी ने कहा था कि जी बैंगलोर भी उड़ता हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मैंने इंडियन आर्मी के साथ काम किया तो मुझे लगा पूरा जम्मू कश्मीर ही उड़ रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि पूरे देश में फैली हुई है और उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। अब जो हो रहा है, आज की तारीख में एनसीबी जो बुला रही है, इसको भी मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा कि बेसिकली एक तरीके से उनका फिशिंग एक्सपीडिशन है। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है मुकेश जी, तो उसमें होता है कि नेचुरली इंटेरोगेशन तो होता है, पर इंटेरोगेशन के साथ उस एजेंसी को अलग तरीके से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके कुछ पुख्ता सबूत भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। सिर्फ चैट की बेसिस पे या इस बेसिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो इसको तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जो भी हो रहा है, किसी को ही बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता किसी को बुला रहे हैं, क्योंकि मेरा बॉलीवुड में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बेसिकली जस्ट अ फिशिंग एक्सपीडिशन। जी सर, एक जो फिल्म अभिनेत्री है बॉलीवुड की, शर्लिन चोपड़ा, उन्होंने ये कहा है कि इंटरव्यू में कि सिर्फ फिल्म स्टार्स ही नहीं बल्कि बड़े बिजनेस टाइकून और जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनकी पत्नियां भी ड्रग्स का सेवन करती है। सवाल यह है कि आपने भी कहा कि आप जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां भी ड्रग्स है, बंगाल से, बेंगलोर से, यहाँ से भी खबरें आती रही है। आखिर ऐसा हो कैसे पा रहा है? आपको क्या लगता है, कहाँ पर कमी है? तीन मिनिस्ट्रियां उसमें कंट्रोल करने वाली हैं। होम मिनिस्ट्री, योर फार्मास्यूटिकल वाली मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। दुर्भाग्य से इससे ज़्यादा लूजली निटेड और कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है जितनी की ड्रग पॉलिसी है। ना ही भारत सरकार का ध्यान है। और आपने बात की बिजनेस हाउसेस वगैरह की, इसमें मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा यहाँ का भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है बड़ा जिसको मैंने अप्रोच नहीं किया कि लेट अस स्टार्ट समथिंग। उनको जो होती है CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेट्स डू समथिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन है, उनके पास भी कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। ड्रग के मामले में अवेयरनेस क्रिएट करने में कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। वो कहते हैं हम दवाइयाँ दे देंगे, किताबें दे देंगे, पेड़ लगा देंगे, सॉफ्ट कोर पॉलिसीज जो है सब कर रहे हैं। नोबडी इन दिस कंट्री इज इंटरेस्टेड टू कंट्रोल ड्रग्स। सर, आप कह रहे हैं कि सिस्टम में थोड़ा सा ढीलापन है, इसलिए ड्रग्स पर लगाम नहीं लग पा रही। आप खुद सिस्टम के अंदर रहे हैं, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, तो सर आपके ड्यूरेशन में क्या काम हुए? कैसे आपने इस पूरी जो सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश की? आपने सर क्या किया इसमें? देखिए, ये एक इत्तेफाक था कि जब मैं एडीजीपी इंटेलिजेंस था, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, उस वक्त कोई इंस्ट्रक्शंस हुई थी कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट वगैरह बनाओ, इस प्रकार के काम। उस समय पहली बार मुझको लगा कि हाँ, ड्रग्स की बहुत सीरियस सिचुएशन है।
उसके बाद जब मुझको एक पनिशमेंट पोस्टिंग मिली डीजीपी प्रिजन हाउसेस का, तब मैंने देखा जेलों में भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं, जेलों में ड्रग्स और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बंधक लोग रहते हैं एक तरीके से, जिनको आप बाज़ार में अगर 100 रुपए की चीज़ मिल रही है, उनको अगर ज़रूरत है, उनसे आप 1000, 2000, 3000 मांगे, वो भी देने को तैयार हैं। जेल के अंदर नहीं, उनके परिवारों से बाहर वहाँ पे एक उगराही होती थी और होती अभी भी चली आ रही है। तब मुझको इसको पता लगा, तब मैंने स्टडी की। और जैसे आपने कहा कि बेसिकली पंजाब का रूट जो है ड्रग रूट है। एक बदकिस्मती की बात है कि पंजाब में एक पागल व्यक्ति हुआ जिसने, शशिकांत जिसका नाम है, उसने कर लिया। सारी दुनिया को पता है कि ड्रग्स के 2 मेजर अड्डे हैं प्रोड्यूस के। हमारे यहाँ गोल्डन क्रेसेंट, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरी कुछ हैं इलाके वहाँ पे होता है, और इसके अलावा वी हैव गोल्डन ट्रायंगल, जी। जहाँ से ड्रग्स जो हैं वेस्ट बंगाल वगैरह से होती हुई भी आती हैं। उधर से आज तक कोई नहीं बोला। और तीसरी चीज़ जो आती है कि जो आप हाई फ्लाई लोगों की बात करें, जो बहुत ऊंचे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो हेरोइन वगैरह का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके यहाँ चलती है कोकेन। कोकेन जो कि साउथ अमेरिका से आती है, और उसका जब स्मगलिंग होती है, पहले स्मगलिंग सबसे ज़्यादा उसकी होती थी गोवा से, जबकि वहाँ पे विदेशियों के गैंग्स थे, इजरायलीज के गैंग्स थे वहाँ पे, रशियन से गैंग्स थे, और ये गैंग्स जो हैं लोकल पुलिस को या लोकल और जो अधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी सांठगांठ थी। पर जब से ये फॉरेन वहाँ पे जो गैंग्स हैं टूटे हैं, उसके बाद कोकेन स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो बॉम्बे बन गया है। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को ना तो कभी बॉम्बे पुलिस ने नोट करने की कोशिश की, या किसी और एजेंसी ने, या किसी और सरकार ने भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से बॉलीवुड की एक के बाद एक बड़ी हीरोइनों के नाम इसमें आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये अगर सेवन करते भी हो, इस बात को भी बड़ा कर लेते हैं, मान लेते, तो तक ड्रग्स पहुंचती कैसे है? ड्रग पैडलर्स कैसे अपना काम कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में? देखिए, बेसिक सबसे बड़ी चीज़ तो है, अगर देश में ड्रग्स हैं, चाहे आप कोकेन की बात करें, चाहे हीरोइन की बात करें, चाहे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, बहुत अलग अलग किस्म की ड्रग्स हैं। अगर आप इसके अलावा देयर इज थिंग कॉल्ड डार्क नेट मार्केट, जो कि एक नेट पे ऑपरेट करती है। और डार्क नेट मार्केट एक ऐसी खतरनाक चीज़ है कि उससे किसी भी चीज़ को आप मंगा सकते हैं, चाहे ड्रग्स हैं, चाहे फेक पेपर्स हैं प्रॉपर्टी के, चाहे आर्म्स हैं, एम्यूनिशन, एनीथिंग। तो बेसिक समस्या तो ये होती है, अगर कोई चीज़ उपलब्ध है कहीं पे, अवेलेबल है, तो उसका उपयोग या दुरुपयोग, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी नज़र से आप देखें, लाजमी है। सवाल मैं हमेशा यही करता हूँ, क्यों सरकारें इस चीज़ को अनदेखा करती हैं? क्यों इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं और ऐसी जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, वो देश में आ क्यों रही हैं? अगर आ रही हैं सोसाइटी में, तो इसका उपयोग या दुरुपयोग होगा ही। और सर अगर इस पूरे मामले की बात करें, जो सुशांत सिंह राजपूत केस जो है, इसमें जिस तरह से जांच चल रही है, एनसीबी अपने लेवल पर जांच कर रही है, जिन भी अभिनेत्रियों का नाम इस मामले में सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ जारी है। आपको क्या लगता है कि टेक्निकली कितनी मुश्किलें इन लोगों के लिए हो सकती है? फिर चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, या जो बाकी दूसरे कलाकार हैं, सारा अली खान हो, या दूसरे कलाकार हो, उनके लिए आपको क्या लगता है आने वाला समय कितना मुश्किलों भरा हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है पूरी एजेंसी को जो कि जांच कर रही है। हमारे यहाँ जो नैर्कोटिक्स का बारे में जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, उसमें ये है कि नैर्कोटिक्स की स्मगलिंग, उनका दुरुपयोग, उनका इस्तेमाल, उनको इकट्ठा करना, उनको बेचना, हर चीज़ जो है ऑफेंस है। अगर ये एजेंसी चाहे, तो उनके नोटिस में अगर ऐसा कुछ आता है कि कोई व्यक्ति ड्रग्स का दुरुपयोग कर रहा है, तो सीधे उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, एज पर लॉ जो हमारा एग्जिस्टिंग है। जो बेचने वाले हैं, सर्टेनली उन पे तो होती ही है, होती ही आती है। आमतौर पे यही होता है कि वो लोग जो बेचने वाले हैं, उन पे ज़्यादा शिकंजा जो है कसा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, आप जिस ग्रुप से हैं, हमारा पंजाब में आपका ज़्यादा होल्ड है। आपको पता है कि लुधियाना में भी कुछ समय पहले काफ़ी वहाँ पे ये ड्रग्स मिली थी, कोकेन वगैरह मिली थी, जो कि ट्रक वाले कुछ ला रहे थे, और पता लगा कि उसका कि बड़े बड़े कुछ वहाँ पे जो लोग हैं लुधियाना में, वो उसका इस्तेमाल करते थे। इन्फॉर्मेशन आ गई थी, जो ड्रग ला रहे थे ट्रक वाले वगैरह या दूसरे इस प्रकार के व्यक्ति थे, वो पकड़े गए। पर जो लोग उनका कंजम्पशन कर रहा था, जब कानून कहता है कंज्यूमिंग ड्रग्स का जो कंजम्पशन है, उसको कंज्यूम करना भी एक उतना ही बड़ा अपराध है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर
एजेंसी सीरियस नहीं है। अगर एजेंसी सीरियस है तो हाँ, उनके लिए समस्याएं, भयंकर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हमारे यहाँ कानून जो है वो पूरा प्रूफ मांगता है और उसको फिर उसके बाद अदालतें जो हैं एक निष्पक्ष भाव से, जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम को कहा जाता है, उनकी जो डीटी है, आंख पे काला कपड़ा बांध के खड़ी है, हाथ में तराजू लेकर के, कोर्ट्स वांट प्रूफ, और ऐसे प्रूफ जिनको कि डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। अब सिर्फ एक किसी ने व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है और उस पर अगर कोई प्रॉपर उसका फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ, प्रॉपर उसमें कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट जो है एक दिन से ज़्यादा भी कहीं किसी कोर्ट में रखेगा। क्योंकि पुलिस या किसी भी एजेंसी को आप कोई स्टेटमेंट दें, अगर लीगली आप देखें, दैट इज नॉट परमिसिबल एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये एस्टेब्लिश्ड रूल है हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट का। तो जो भी एजेंसी कर रही है उनको सॉलिड प्रूफ लाने पड़ेंगे। दे हैव टू लिंक अप एवरीथिंग, जिसके बारे में मैंने कहा कि मुझको शक है, और इसको मैंने एक शुरू में एक नाम दिया फिशिंग एक्सपेडिशन का। सर, अगर एनसीबी की बात कोर्ट में सच हो जाती है तो इनके लिए कितनी मुश्किलें हो सकती है? आखिरी सवाल है कि सजा का क्या प्रावधान है इस तरह के मामलों में? देखिए, सज़ा तो नेचुरली इसमें है, काफ़ी फाइन्स भी हैं, सब कुछ है, पर सज़ा से ज़्यादा एक चीज़ क्या होती है कि समाज में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होती है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपने पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय दिया, हमसे चर्चा की और भविष्य में ये केस किस तरह से आगे चलेगा और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, शुक्रिया, थैंक यू।